चलिए भैया, पहला टेस्ट डिस्कस हो गया था आपसे। पहला टेस्ट एनपीओ का था। सेकंड टेस्ट डिस्कस अभी एक ही टेस्ट डिस्कस हुआ था, है ना? सेकंड टेस्ट जो था एनपीओ वाला वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। Which of the following financing is allowed for NPO? NPO के लिए कौन कौन सी फाइनेंसिंग अलाउड है? पहला है डेट, मतलब कि लोन लेना। दूसरा है सेल ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स इशू करना। और दूसरा है नन ऑफ द अबव या बोथ ऑफ दीस। बाकी सब ट्राई करें जी। तो सही में क्या था? शेयर, लोन लेना, शेयर्स इशू करना, बोथ नन। कौन सा अलाउड है नहीं अलाउड? अलाउड, अलाउड है। अलाउड। से पहले वाला आंसर है जी लोन लेना। देखो, लोन लेने की परमिशन तो किसी को मना कर नहीं सकते किसी से लोन लेने के लिए। एक नॉर्मल पर्सन है, एक सैलरी वाला पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, एक कंपनी चला रहा है, या एक पार्टनरशिप फर्म चला रहा है, या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहा है। लोन लेने का अधिकार तो सभी का। वो तो बैंक को देखनी है, चेक करनी है अपनी एलिजिबिलिटी कि मैं तो लोन दूंगा कि नहीं दूंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था जी, फंड्स ईयरमार्क्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज। इन्वेस्टमेंट हमने करी है फिक्स्ड एसेट में, ईयरमार्क का मतलब क्या होता है? उसको हम यूज नहीं करेंगे किसी और पर्पस से, तो उसको एसेट फंड कहते हैं। एसेट फंड कहते हैं उसको। थ्योरेटिकल है, क्या क्वेश्चन क्लास में कवर नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन था नहीं इसका। Which of the following is not an restricted fund? इनमें से किस फंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बताना। एसेट फंड, प्राइस फंड, एन्युटी फंड, जनरल फंड। जनरल फंड जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपर्पस का यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फंड जो है वो लायबिलिटी साइड में आते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ। लेकिन अगर हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें बाहर तो किस नाम से रिकॉर्ड होगा? लायबिलिटी, सरप्लस, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस? इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्ट करा, पैसा खर्च नहीं करा हमने, पैसा खर्च नहीं करा, इन्वेस्ट करा। देखो एग्जांपल क्या होता है कि स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स फंड है तो हमें गेम्स वगैरह के लिए कैसे डोनेशन मिली हुई। अब अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है पैसा खर्च करने की, तो भी क्या कर रहे हैं? उस पैसे से हम कोई मशीनरी खरीद ली, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या फिर हमने पैसों को एफडी कर दी इसकी, जब रिक्वायरमेंट होगी तब पैसा निकालेंगे, इतने टाइम के लिए एफडी कर दी। तो इन्वेस्टमेंट नाम से एसेट बनेगी, एक्सपेंस नहीं होगी। रिपोर्टिंग एक्सपेंसेस बाय कैटेगरीज सच एज सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज एटसेट्रा इज नोन एज विच बेसिस? सैलरी के बेस पे, रेंट के बेस पे, यूटिलिटी के बेस पर। बेसिकली हमने एक्सपेंस की नेचर के हिसाब से बांटना है। एक्सपेंस किस नेचर का? तो आंसर ऑप्शन आ गया जी, नेचुरल बेसिस। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एनपीओ, तो कौन से क्या होता है? कैपिटल होता है कि रेवेन्यू होता है? जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है बार बार मेंबर्स से, वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल तो वो होता है जो स्टार्टिंग के टाइम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जो कंट्रीब्यूशन बार बार मिलता है वो तो रेवेन्यू होता है। ठीक है। ऐसा वो रेवेन्यू के वो तो यूज करेंगे ना फिर हम। देखो, जो सेल का पैसा मिलता है वो यूज करते हैं तो रेवेन्यू नहीं होती। नहीं मतलब जिस काम के लिए वो दे रहे हैं उन्हीं के काम पे यूज होगा ना। कंट्रीब्यूशन उसे कहते हैं जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सारे सब्सक्रिप्शन, एग्जांपल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कहां शो करते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट या बैलेंस शीट? नहीं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटी होती है। ये इनकम होता है ना, एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी। एंट्रेंस फीस बताइए, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? ये क्या? एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट, करेक्ट, इनकम होती है। which amount is received by NPO as per will of a deceased partner? लेगेसी। हाँ जी, legacy।
विल वाला जो पैसा होता है उसे लीगेसी कहते हैं। A NPO's asset that have been designated by board of director for a specific project should be reported on the external financial statements as which net asset, permanently restricted, unrestricted, none of these, yet temporarily restricted। मतलब जो एनजीओ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उसे स्पेसिफाई कर दिया कि उसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगी, उसके अलावा और किसी काम के लिए यूज नहीं होगी, तो ये परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड आएगा जब उसको स्पेशली रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया। इनमें से कौन सी आइटम एनपीओ नहीं बनाता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बाकी तीनों तो बनाता। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या बोलेंगे इसको? डेफिसिट। डेफिसिट। एक्सपेंडिचर ओवर है ना। किसी एनजीओ को डोनेशन मिली है और किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना है, डोनर ने स्पेशली बोला हुआ है तो कि किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना, उसको स्पेशली इसी काम के लिए इस्तेमाल करना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि कहाँ कहाँ इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट घटेगी, याद हो ना, सिंपल सी बात है, एक स्पेसिफिक डोनेशन मिली है। अब ऑप्शन ये कह रहा है एसेट कम होगी और लायबिलिटी कम होगी। ऑप्शन ए एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी बढ़ेगी। ऑप्शन सी एसेट बढ़ेगी और रेवेन्यू इनकम बढ़ेगा। ऑप्शन डी एसेट बढ़ेगी और डेफर्ड रेवेन्यू ये बढ़ेगा। ए बाकी सब रहेगा नहीं? तो स्पेसिफिक डोनेशन भी है। हाँ, तो उससे किसी और काम के लिए यूज हो गई ना, हम यूज करनी है, करी नहीं। तो करी नहीं है। अभी तो क्वेश्चन कहता है ना कि रिसीव हुई है तो हमें ये अज्यूम करना है कि बस यहीं तक काम हुआ है। क्वेश्चन में ये बोल देता है कि यूज भी होगी तो मानते ना। अकाउंटेंट क्या करता है आपको पता ही है कि पास्ट की रिकॉर्डिंग होती है फ्यूचर की नहीं। मुझे पता है कि फ्यूचर में यूज होना, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, तो अभी तक के बेस पर ही रिकॉर्डिंग करें। क्वेश्चन अभी तक बोला है कि रिसीव हुई है, उसके आगे नहीं बोला हुआ, तो हम भी यही तक माने। बी बी ऑप्शन है, एसेट बढ़ेगी क्योंकि कैश आ रहा है और लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि स्पेसिफिक फंड नाम भी नहीं लायबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में कौन सी बात ट्रू है? ये फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बताता। बताइए सही है कि गलत? नहीं, क्योंकि पोजीशन तो बैलेंस शीट बताता। दूसरा, ये रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन भले पिछले साल की हो, इस साल की हो, नेक्स्ट ईयर की हो। फॉल्स है कि ये वाली लाइन किस बात के लिए सही है, कौन से अकाउंट के लिए सही है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए वाली लाइन सही है, इनकम एक्सपेंडिचर के लिए नहीं। अगला ऑप्शन कहता है कि एसेट अकाउंट है, नहीं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एसेट अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं। अगला कहता है ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करता। हाँ, ट्रू हो गई ये बात, तो ये वाला आंसर सही हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, क्या शो करता है? पहला सफिशिएंट और डेफिसिट, दूसरा कैश अवेलेबल इन द बैंक, तीसरा कैश अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्लोजिंग कैपिटल। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है वर्ड्स की। पहला ऑप्शन में लिखा था सफिशिएंट और सरप्लस, यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है सफिशिएंट और डेफिसिट, तो यहाँ पर आएगा सरप्लस और डेफिसिट, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when cash is received for life membership, which one of the following double entries is passed?
पहला ऑप्शन कहता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करो, दूसरा ऑप्शन कहता है कि आपको बताइए लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस के लिए क्या एंट्री हो, जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, पक्की बात है। तो जिन ऑप्शन में कैश अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा, ऑप्शन तो पक्का कट गया। अब कैश अकाउंट दो ऑप्शन में डेबिट हो रहा है। एक का आंसर है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फंड अकाउंट। लाइफ मेंबरशिप फंड अकाउंट ये लायबिलिटी होती है हमारे लिए। लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से एक नई लायबिलिटी क्रिएट होती है उन मेंबर्स के लिए जिनको हमने कमिट कर रखा है कि आपको लाइफ टाइम तक सर्विस देंगे। ये बिल्कुल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की तरह ही तो है, ठीक है ना? ये हमारा दूसरा टेस्ट एनपीओ का था, ये कंप्लीट हुआ। तीसरा टेस्ट एनपीओ का देखिए ये हुआ। किसी पर्सन को ऑनरेरियम पे करते हैं तो वो एसेट होता है कि एक्सपेंस होता है या रिकॉर्ड ही नहीं होता? बताइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिकॉर्ड ही नहीं होता? कैपिटल एक्सपेंडिचर बचाओ ऑप्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एसेट होती है, ठीक है। ऑनरेरियम क्या होता है? किसी स्पेशल किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं, कोई हमारे लिए कोई बड़ा आदमी सर्विस देने के लिए आ रहा है, उसको हम कुछ फीस देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑनरेरियम। वो एक्सपेंस होता है, नॉर्मल एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। और रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे जब पैसा जा रहा है ना? सही हो गई बात? अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी सही है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट। क्वेश्चन पूछा हुआ कि एनपीओ के लिए बताना कि कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट ये तो हर एक के लिए सही है। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो इसको टिक कर देंगे, सही बात है। एक लायबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट पक्का गलत। अब अगर को क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड फंड्स प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। ये परफेक्ट आंसर कैसे हुआ? एक्यूमुलेटेड फंड्स में क्या क्या आ गया? जो ओनर्स ने फंड लगा रखा था वो, प्लस जो हमने और डोनेशन लिया हुआ, जो और फंड इकट्ठा होता था, स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, सारे के सारे फंड्स इकट्ठे, और वो और प्लस लायबिलिटी, तो टोटल तो ये हुआ लायबिलिटी साइड का, ठीक है। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक आंसर हुआ एनपीओ के लिए। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो टिक कर देते कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स। समझ आ गई बात? Normally the principal portion of an endowment fund will be classified as which net assets? Endowment fund क्या होता है, क्या बताइएगा? तो बताइए। What is endowment fund? जो हम रेगुलर बेसिस पे देते हैं। ध्यान नहीं किसी को? इसे रेस्ट रखे हुए नालायक को आपके लिए थ्योरी रेडी करो अपनी। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आने हैं, छोटी चीज थोड़ी ना है। इन ऑनलाइन टेस्ट को अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करके दोगे तो आपके जो 20 मार्क्स जो 1 मार्क के आने हैं उनको सिक्योर कर पाओगे। स्टडीज में ये देखा क्लासेस में बच्चे पिछले टेस्ट में जो हुए उसमें काफी बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन तो सही हैं, लेकिन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी गड़बड़ कर रहे हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन में। इसे स्टार्ट कर रखिए टेस्ट सीरीज, पता है थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, तो उस चैप्टर को पूरे प्रिपेयर करो अच्छे से। एंडोमेंट फंड क्या होता है? एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है कि एलआईसी का, इससे एलआईसी में एंडोमेंट पॉलिसी होती है। उसमें क्या करते हैं कि हर साल पैसा जमा करते हैं, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो पैसे हमें देते नहीं वो लोग, उस पैसे को हम इन्वेस्टेड रखते हैं और उसकी हमें मंथली पैसा मिलता रहता है उस पर। फॉर एग्जांपल मैं पैसा जमा करता रहा 25 साल तक और इंटरेस्ट का तो 1 करोड़ रुपए जमा हो गया सपोज। 1 करोड़ रुपए मुझे कैश नहीं देंगे, वो 1 करोड़ रुपए का मंथली इंटरेस्ट होगा ना वो देते रहेंगे मेरे।
उससे क्या होगा कि मेरी पेंशन टाइप की इनकम बन गई, मंथली इनकम बन गई, क्योंकि 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो मैं कहने का यूज कर दूंगा उसको, कहीं खर्च कर दूंगा। अब वो पैसा ब्लॉक रहेगा तो मैं खर्च नहीं करूंगा, मंथली यूज करता रहूंगा। डेथ के बाद वो नॉमिनी को मिल जाएगा 1 करोड़ रुपए, उसे एंडोमेंट पॉलिसी कहते हैं। ऐसे एनजीओ में होता है, एनजीओ में जो पैसा एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट फंड वाला जो पैसा मिलता है, मतलब मैं किसी मान लीजिए किसी एनजीओ को डोनेशन देना चाह रहा हूँ, तो मैं डोनेशन इस तरीके से दी, मैंने 2 करोड़ रुपए एफडी कर दी एनजीओ के नाम, लेकिन ये कंडीशन लगा दी एफडी को तोड़ नहीं सकते हो, उसका इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं, इसे एंडोमेंट फंड कहते हैं। तो लायबिलिटी हो गई। तो उसमें पूछा हुआ है कौन सी कैटेगरी वाली बनी, टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड, परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड। तो परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड है जी, रिस्ट्रिक्ट हो गया उस एफडी को तोड़ नहीं सकते हैं, पैसे को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे the two types of restrictions on contributions that are classified as temporarily restricted are purpose and जो टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ टाइम के रिस्ट्रिक्टेड है, तो किस मतलब टेम्पररी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जिन एसेट्स को हम बोल रहे हैं टेम्पररीली रिस्ट्रिक्टेड है, परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाह रहे हैं, प्लेस, पीरियड, मूवमेंट या टाइम। तो टाइम वाला ऑप्शन आंसर होगा। ये टेम्पररी का मतलब कुछ टाइम के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। सेम क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी आइटम है जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, बताइए आप लोग। मैं आइटम का नाम बोलता हूं, अगर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी तो कहां आएगी ये बताना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट, इसका एग्जांपल दो पहले। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल दीजिए। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बिल्कुल सही है, और कोई एग्जांपल? डेप्रिसिएशन नहीं, बिल्कुल गलत। कैरेज, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मोटर बाइक। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसआईटी तो कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसआईटी सिनोनिम है, कोई फर्क नहीं है दो में। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ो, सोचो एसआईटी लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दोनों को काट कर एसआईटी लिख दिया करो क्वेश्चन में, आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। ठीक है, तो एसेट का एग्जांपल पूछा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम है फिक्स्ड एसेट के लिए मतलब एसेट खरीद दिए, तो ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में आएगा या इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट। और कोई आंसर? सर बैलेंस शीट और रिसिप्टेड, बिल्कुल सही जवाब। इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, इसमें तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में भी तो आएगा, पेमेंट तो हो रही है इसकी भी। ठीक है, दूसरा है जी परचेज, दूसरा सेम हो गया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल हो जाएगा, बताइए, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट? रिसिप्टेड पेमेंट। बैलेंस शीट में तो आएगा, कैश नहीं आएगा, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में आएगा, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में आएगा, जो हमने पैसा मिला है तो रिसीट हुआ, रिसीट पेमेंट अकाउंट में आएगा। देखो बैलेंस शीट में जो आप कह रहे हो कि बैलेंस शीट में भी आएगा सर, क्यों पता क्या होता है कि बैलेंस शीट में ना जब 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी तो उस डेट पर हमारे पास कैश कितना है कितना नहीं है वो वाला कैश आएगा, तो ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजैक्शन वाला कैश होता है वो तो यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर कौन किस साइड आएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर का हो गया। डेबिट में एक्सपेंस जाता है। एनजीओ की कैपिटल को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस, फाइनेंशियल रिजर्व, कैश फंड, इक्विटी फंड, एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड फंड
इसलिए आप बोलती है क्योंकि काफी लोगों से एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके फंड बनाया जाता। स्पेसिफिक डोनेशन को कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट उसने बोला होता है स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड इज शोन एज, तो बैलेंस शीट भी और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी दोनों आंसर सही होते हैं। समझ आ रही बात? अभी लिखा हुआ क्वेश्चन में सिर्फ स्पेसिफिक डोनेशन, तो उस तक पता है कौन से ईयर में मिली थी। ठीक है, क्लब में जो ग्रास घासें उगती हैं उसको बेचा, उससे कुछ पैसा आया, तो वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है? इनकम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। कैश इंडिकेट करता। इनमें से कौन सा अकाउंट कैश पोजीशन का आइडिया देता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। Surplus as shown by the income and expenditure account is subtracted from capital fund, added to capital fund. Added. Surplus add surplus. कुछ ने बोला हुआ है कि XYZ नाम से कोई क्लब है, वो इनकम एक्सपेंडिचर तो बनाता ही है, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाता है। तो क्लब में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेल करते हैं हम अपने मेंबर्स को, तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा वो कहाँ जाएगा? कुछ ने ये पूछा। इनकम एक्सपेंड पीएन तो बनता ही नहीं एनजीओ में, एनजीओ में पीएन तो बनता ही नहीं। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है, क्वेश्चन को क्लियरली बोल रहा है कि क्लब है तो क्लब में इनकम एक्सपेंडिचर तो बनता ही बनता है, ये वाला क्लब ट्रेडिंग अकाउंट भी बना रहा है। तो जनरली क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों नहीं बनाते? कोई भी आइटम है, मान लीजिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाकर कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक एनजीओ है जो चाह रही है कि भाई हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना के दिखाओ, सेम चीज तो निकलेगी उसमें भी। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, परचेज डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा, अगर कुछ हमने बेची है कुछ क्लब के आइटम तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते तो क्या करते हैं, डेबिट साइड में कंज्यूम्ड लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या सेल ऑफ स्टेशनरी वो लिखते हैं, एक्सपेंस अलग इनकम अलग दिखाते हैं। तो ये अगर ऐसा ट्रेड करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट तो कोई करनी है उसमें, लेकिन पीएनएल तो पीएनएल नहीं आएगा तब भी एनजीओ में, वो तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही रहेगा उसके लिए। एक एनजीओ को डोनेशन मिली है 15,000 रुपए की, ताकि वो बेड खरीद सकें होमलेस लोगों के लिए। तो अब ये परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड है या टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड? टेम्पररी। तो जैसे बेड खरीदेगा खत्म हो गया। इनमें से कौन सी, 4 एग्जांपल दिए हुए आपको, पहचानना कि इनमें से कौन सा एनपीओ है। कॉर्पोरेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट फर्म, इंश्योरेंस कंपनी। चैरिटेबल प्राइसेस है। और आपके पार्टनरशिप का भी टेस्ट हुआ था फंडामेंटल।
It is better to have the agreement in writing to avoid any, अब ऑप्शन आ गए, मतलब हम एडवाइस दे रहे हैं मेंबर पार्टनर्स को कि आप एग्रीमेंट बना लो इस चीज को अवॉइड करने के लिए। क्या चीज अवॉइड करने के लिए? ऑडिट, केस, लॉस, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यह ना हो, इसलिए हम सजेशन देते हैं कि एग्रीमेंट बना लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया बट अर्न नहीं किया, दो क्वेश्चन मिक्स वगैरह हो गए थे एनजीओ के इस चैप्टर के अंदर। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया बट अर्न नहीं हुआ, तो ये क्या है? ये पांचों में से लायबिलिटी करेक्ट। रिसीव एडवांस हो गया, एडवांस को लाइन में बोला हुआ है, रिसीव हो गया बट अर्न नहीं हुआ, इसे तो एडवांस कहते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा हुआ है तो क्या होता है? पांचों में इनकम। सिचुएशन बताओ एक ऐसी जिसमें फिक्स कैपिटल चेंज हो सके। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कोई एग्जांपल? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिक्स कैपिटल चेंज हो सके ऐसा एग्जांपल देना। एग्जांपल एक मिल चुका है एडिशनल कैपिटल, एग्जांपल और दे दीजिए। विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, विथड्रॉन ऑफ कैपिटल या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर आप ड्राइंग्स बोलेंगे तो वो सिंपल ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, करंट अकाउंट में आती है। कैपिटल अकाउंट चेंज करें तो वो सेट आप ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ऐसा बोलोगे या विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड, कलेक्टिवली पार्टनर को क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। जैसे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली बोर्ड कहते हैं, ऐसे पार्टनर को कलेक्टिवली फॉर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म का स्टेटस क्या होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? सेपरेट बिजनेस होता है, सेपरेट बिजनेस नहीं होता है, बताइए। सेपरेट बिजनेस नहीं होता, सेपरेट बिजनेस होता है। देखिए अगर आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो सिर्फ कंपनी की ही सेपरेट एंटिटी है, पार्टनरशिप की सेपरेट एंटिटी नहीं, प्रोप्राइटरशिप की सेपरेट एंटिटी नहीं, अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें। अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, तीनों में ही बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग, बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होती है। 11th क्लास में पढ़ाया गया है जी हमें, और हर एक टाइप के बिजनेस के लिए वो बात एप्लीकेबल है। अगर किसी पर्टिकुलर किसी चीज का एप्लीकेबल होता तो उसमें लिखा होता, जब पढ़ रहे थे 11th क्लास में, उसमें लिखा होता कि ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के लिए एप्लीकेबल है या सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर अलग, बिजनेस अलग। एक क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट इन सिंकिंग फंड बाय एनपीओ, तो क्या होगा पांचों में से, चारों में से? तो आपको सिंकिंग फंड एक टॉपिक था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में आता था। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर टॉपिक था सिंकिंग फंड, अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको आइडिया तो आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, स्किप कर दो उसको। इन्वेस्टमेंट इन डैश, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी क्या है पांचों में, तो बता सकते कि एसेट है, इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही होगी, किसी कहीं जगह इन्वेस्ट करो, ठीक बात है। तो सिंकिंग फंड इसमें रेलेवेंट पॉइंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट रेलेवेंट पॉइंट था, जिसके बेस पे आंसर थी। फंडामेंटल का सेकंड टेस्ट, मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए फॉर्म में बताइए फटाफट। 50 नहीं, दो एलएलपी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सुनिए ध्यान से। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन जनरल हमें पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कभी भी फॉर्म के अंदर लॉस होता है, सारी एसेट्स बेचने के बाद भी
हम लाइबिलिटीज को नहीं पे कर पा रहे हैं तो पार्टनर से उनकी पर्सनल एसेट मंगाई जा सकती है, करेक्ट। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे तो वो कर नहीं पाता। मान लीजिए कोई चाह रहा है कि मैं अपने कुछ करोड़ रुपए अपने लगाऊं, कुछ करोड़ रुपए का लोन लूं, एक बड़ा बिजनेस खोलूं, उससे इकोनॉमी का फायदा होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन उसको डर लग रहा है कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया मेरा तो घर तक बिक जाएगा, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी की डिमांड कर रहा है। ऐसी बहुत डिमांड आई लॉ के अंदर कि लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए पार्टनरशिप में। तो बीच का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें लेकिन छोटी सी कंडीशन डाल दी कि कम से कम एक पार्टनर ऐसा रखो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करने को तैयार हो, बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो प्रमोटर होता है, जिसका बेसिक आइडिया होता है, वो लायबिलिटी अपनी रखता है अनलिमिटेड, क्योंकि रिस्क वही ले सकता है। तो मान लीजिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, आप लोग इसमें पैसा लगाओ, पार्टनर बन जाओ, ठीक। तो आप लोग कहोगे पता नहीं बिजनेस प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, रिस्क ना हो, पैसा लगा 10 लाख और देने पड़ के 50 लाख, ऐसा भी हो सकता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, जितना पैसा लगा रहे हो मैक्सिमम उतना ही डूबेगा, आपसे एक्स्ट्रा घर से पैसे नहीं होंगे, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। लॉस हुआ तो मैं बियर करूँगा, मैं रखता हूँ अपनी लायबिलिटी लिमिटेड। तो इस वजह से काफी पार्टनर्स गेन किए जा सकते हैं इस एडवांटेज से। प्लस कुछ पर्सनल नेचर लीजिए, नॉलेज वाली बात है, जो पर्सनल नेचर की आइटम्स होती है ना, वहां पे गवर्नमेंट ने कंपनी बनाने के लिए मना कर रखा है। जैसे कोई सीए की फर्म है, कितनी बड़ी फर्म हो, वो कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं कर सकती, खुद को पार्टनरशिप में ही कर सकती। डॉक्टर्स की जो क्लिनिक होते हैं वो कितने बड़े लेवल पर कर लो, उसको कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। पर्सनल सर्विस वाला काम, एडवोकेट का काम हो गया, 10-15 एडवोकेट मिलकर 100 एडवोकेट मिलकर काम करना चाहें साथ में नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट 50 की है पार्टनरशिप, उन्हें 2 फर्म बनानी पड़ेगी, उनको कंपनी में रजिस्टर कराना मना है। तो कंपनी में, क्योंकि कंपनी में रूल ये होता है ना कि ओनर अलग होता है और एक्चुअल में काम करने वाले लोग अलग होते हैं, और ये पर्सनल नेचर वाली चीज होती है, सर्विस वाली। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग इन चारों में से क्या है, ये क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जिसमें नाम लिखा हो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जिसमें एड्रेस लिखा हो, चौथा ऑप्शन कह रहा है जिसमें उनकी वेल्थ लिखी हो, अगला ऑप्शन कह रहा है जिसमें एग्रीमेंट और टर्म्स लिखे हो। एग्रीमेंट और टर्म्स लिखो। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। जनरली इसमें से कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप का नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, ये क्या है म्यूचुअल एजेंसी? क्वेश्चन का आंसर छोड़िए, इसको पहले समझ लें, बताएं, जिसको आइडिया हो बताएं, फिर मैं बताता हूँ। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? व्हाट इज एजेंसी? व्हाट इज एजेंट? जो काम कराता है नहीं, तो काम करता है। अच्छा, वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिसका एक प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो एक्ट करता है। इसमें एक्ट कर रहा है एजेंट, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रिंसिपल। एजेंट, एजेंसी का मतलब ये होता है, किसी एजेंट ने मान लीजिए मेरी पॉलिसी करवा दी एलआईसी कंपनी की, और बाद में एलआईसी कंपनी भाग गई, तो मैं एजेंट पे दोष नहीं कर सकता, मैं एजेंट पे केस नहीं कर सकता। वो एज एन एजेंट कंपनी के बिहाफ पर काम करता है। एक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी नाम से लॉ भी है, एक्ट भी है पूरा, जो आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन। तो पार्टनर्स, अब ये तो एजेंसी हो गई, एक दूसरे एजेंट बनना। अब म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे के एजेंट है, और जो पार्टनर है वो एक दूसरे के एजेंट, एक दूसरे के प्रिंसिपल है। मैंने काम करा, हम वाला लायबल, वो काम करेगा तो मैं भी लायबल, एक दूसरे के एजेंट, एक दूसरे के प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये तो कैरेक्टर अच्छा है। दूसरा है इजी, ईज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेट करना, बनाना आसान है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। लिमिटेड लाइफ और लिमिटेड लायबिलिटी, तो कौन सा इसमें से नहीं है? लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, बाकी सब है।
अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, जिसको हमने लिखा जहाँ, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, कितने अकाउंट बनेंगे पहले बताओ? दो। एक। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखोगे, कौन साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है, वो क्रेडिट साइड। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज करते हैं जी, फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में आएगा, कौन सी साइड है? करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही। अगर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो वो कौन सी पार्टनरशिप हो? पार्टनरशिप एट विल, जो लॉन्ग टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्वेश्चन डिसोल्यूशन का आ गया इसके अंदर, प्रॉफिट बांटना है डिसोल्यूशन का, जनरल एंट्री बताइए। प्रॉफिट बांटना है डिसोल्यूशन का, जनरल एंट्री बताइए। Revaluation partners. पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, तो प्रॉफिट पार्टनर Realization to partners. हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन नहीं बनता, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है डिसोल्यूशन में। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं, प्रॉफिट कैसे बांटोगे? Equally. इक्वल। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ट्रू। अगर हम प्रोप्राइटरशिप की जगह पार्टनरशिप वाला बिजनेस करें तो इन चार में से हमें कौन सा फायदा होगा? लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, शेयर्स इशू करके ज्यादा पैसा मिल पाएगा, ज्यादा पावर होगी हमारे पास, ज्यादा कैपिटल होगी हमारे पास। कैपिटल पावर तो घट जाएगी। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूं तो सारी पावर मेरे हाथ में है, अगर पार्टनरशिप चला रहा हूं तो पावर बढ़ गई। ठीक है, पावर नहीं बढ़ेगी पार्टनरशिप में, शेयर्स नहीं होंगे पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी पार्टनरशिप में, लेकिन कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनरशिप में। दोनों कैपिटल मिलकर लगाएंगे, प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही लगा। ठीक है, सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज डैश टू करंट अकाउंट। बताइए करंट अकाउंट में किधर लिखें सैलरी को? क्रेडिट साइड। सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के तो डेबिट में आती है, लेकिन करंट अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आती है, तो कैपिटल बढ़ेगी सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा? करंट अकाउंट किस साइड आएगा? डेबिट साइड, सही, कैपिटल घटती है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कितने अकाउंट बनेंगे? एक। फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कितने अकाउंट बनेंगे? दो।
टेस्ट कल 6th वाली हुई थी, कौन सी हुई थी कल? कल कौन सा टेस्ट हुआ था ध्यान है? इसके लिए मैं पढ़ रहा छह टेस्ट हो गए हाँ 7th नंबर का टेस्ट यार। चलो हो चुका। चेंज इन रेशियो का टेस्ट ये हो चुका है ना आपका एक, हाँ अब वो डिस्कस कर रहे हैं, बस वो लास्ट है। एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते क्यों है? क्वेश्चन ये है, वजह क्या है चेंज करने की? ऑप्शन कहता है जी गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई इसलिए, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टनर मैनेजमेंट में इसलिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में चेंज और एक्टिव पार्टिसिपेशन में चेंज। ये दो ऑप्शन एक साथ, ये दो लाइन एक साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रेशियो चेंज होने की वजह क्या होनी है? मान लीजिए हम सब पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर लिया हम पांचों ने, और हम जो है इक्वल रेशियो रखी और पैसा भी इक्वल लगाया, लेकिन 5 साल हो गए हमें काम स्टार्ट किए हुए, किसी ने ड्राइंग ज्यादा करी, किसी ने ड्राइंग कम करी। अब कैपिटल किसी की डबल है, किसी की आधी है, किसी की ट्रिपल है। तो अब ये लगेगा भाई इसने कैपिटल कम लगा रखी है, ज्यादा लगा रखी है, और प्रॉफिट तो तभी बराबर मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तो जो इसने पहले ज्यादा लगा रखी है कैपिटल, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि वो पैसा निकाल ले अपना, मैं पैसा फालतू क्यों लगाऊं, हर एक पर्सन ये सोचेगा। तो ऐसे में रेशियो चेंज की जाती है, फिर इसकी ज्यादा कैपिटल लगाएगा उसकी ज्यादा रेशियो होगी, तो कैपिटल कम लगाएगा उसकी कम रेशियो होगी। तो ऐसा होता है। दूसरा एक्टिवली पार्टिसिपेशन, जो रेगुलरली काम कर रहा है उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम काम करता है या कुछ और भी काम कर रहा है आधा टाइम वहां लगाता है उसे प्रॉफिट कम मिलना चाहिए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन और कैपिटल कंट्रीब्यूशन दोनों ही मेजर फैक्टर रहते हैं ये चेंज करने में रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग क्या है इनमें से? परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर। बेसिकली एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से अपना शेयर परचेज कर लिया, ठीक है जी, इसे कहता है चेंज इन रेशियो। गेनिंग रेशियो का मीनिंग क्या है इनमें से? रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर डिक्रीज, रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर इंक्रीज। रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग इंक्रीज। देखो गेनिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा। तो गेनिंग रेशियो क्या है? जिस रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, है ना, तो गेनिंग पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है, उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। ज्यादा गेन रेशियो ऐसे ही है, जो पार्टनर गेन कर रहा है जितने से गेन कर रहा है उसी को गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो जिस शेयर से गेनिंग पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है। Change in relation of partner is called reconstitution, या revaluation, या retirement, या reassessment. Change in the relation of partners is called reconstitution. Reconstitution of firm में admission, retirement, death और change in relation, ये 4 चीजें आती हैं। The partner whose share has increased as a result of change. Change की वजह से उसका जो शेयर है वो इंक्रीज हो गया, तो उसे गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, करेक्ट? नेक्स्ट, what should be the amount of compensation if the partner of the firm decide to change their profit sharing ratio? What should be the amount of compensation if partner decide to change their profit sharing ratio? कॉम्पेंस जब रेशियो चेंज होती है तो जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस हो रहा है शेयर से कॉम्पेंसेशन में तो कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? पूरी फर्म की गुडविल
मल्टीप्लाई सुनना सेक्रीफाइस करो, वही ऑप्शन है यहाँ पे। रेशियो चेंज होती है जब, तो उसे कॉम्पेंसेट कैसे करते हैं, पूरे फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय जिसने उतना सेक्रीफाइस करा उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने पैसे का कॉम्पेंसेशन मिलता है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताओ। ओल्ड माइनस चेंज इन रेशियो में कौन कॉम्पेंसेट करता, गेनिंग पार्ट कॉम्पेंसेट करता। कौन सी रेशियो में प्रॉफिट रिजर्व्स लॉसेस बढ़ते हैं, ओल्ड रेशियो। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनमें से कौन कौन सा, रिटायरमेंट, डेथ, सॉरी रिटायरमेंट या चेंज इन रेशियो या बोथ, बोथ बताना। चार एग्जांपल ही सीखेंगे, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, चार एग्जांपल रिकंस्टिट्यूशन के एग्जांपल। अगर पुराने रेशियो चेंज हो रही है मान लीजिए, तो कौन कौन सी चीजें एडजस्ट करनी है, गुडविल, रिजर्व्स, बोथ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की सिग्निफिकेंस पूछी, मतलब कैलकुलेट क्यों करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि हम कॉम्पेंसेशन का अमाउंट जज कर सके, कैलकुलेट कर सके जो हम गेनिंग पार्टनर से लेने वाले हैं। एग्जांपल पूछा हुआ कि भाई सर्कमस्टांसेस व्हेन चेंज इन रेशियो इज नीडेड, पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि चेंज होगी, या फिर एडमिशन हो रहा है, या फिर रिटायरमेंट हो रही है, या फिर डेथ हो रही है, चारों चैप्टर एग्जांपल दे दिए इसमें, उस केस में रेशियो कैलकुलेट होगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, तो मैं शेयर, इसका शेयर बेसिकली घट गया, ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसका शेयर डिक्रीज हो गया चेंज के बाद, उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये सारे डिस्कस हो गए हैं, आगे टेस्ट कंटिन्यूअसली देते हैं।